आज के दौर की भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान इतना ज़्यादा खुदगर्ज और व्यस्त हो चुका है कि कब क्या हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आज की हमारी सनसनीखेज घटना और कहानी में भी कुछ यूं ही होता है, जिसकी वजह से एक अधेड़ उम्र की महिला सदा सदा के लिए ये दुनिया छोड़ के जा चुकी है। कहीं न कहीं देश दुनिया में बैठे हुए लोगों को जहाँ तहाँ ये पता चलता है, तो ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि उस महिला ने ज़रा सी भी समझदारी दिखाई होती, तो निश्चित तौर पर आज इस दुनिया में ज़िंदा होती, कहीं न कहीं अपने परिवार के साथ हँस-खेल रही होती। तो साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और सनसनीखेज घटना और कहानी में। मैं हूं आपका अपना होस्ट एंड दोस्त सुशील कश्यप हरियाणा से। और आज की जो हमारी घटना कहानी है, दरअसल वो संबंधित है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है जबलपुर, और उसी जबलपुर के अंतर्गत एक थाना पड़ता है गढ़ा, और गढ़ा थाने के अंतर्गत एक जगह पड़ती है इंदिरा गांधी कॉलोनी। मैं बात कर रहा हूं दिसंबर 2019 की शाम के लगभग 5 से 6 बजे का समय रहा होगा। एक मनीष नाम का व्यक्ति, मनीष, जिसकी उम्र है लगभग 36 साल। परिवार की बात करें तो 2 बच्चे हैं, और वो एक उसकी पत्नी है जिसका नाम है सुनीता। वही सुनीता जो कि देखने में बेहद ज़्यादा खूबसूरत है। जो भी कोई उसको देख ले तो उसका मुरीद होए बिना नहीं रह सकता। कहीं न कहीं उसकी तारीफ़ों में पुल और कसीदे गढ़ेगा। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि आस-पड़ोस के इलाकों में उसकी चर्चा होती है। तो मनीष है, वो रोज़मर्रा की तरह आज भी अपनी ड्यूटी से घर की ओर लौट रहा था। चूंकि वो एक सरकारी दफ्तर में कर्मचारी जो ठहरा, और जैसे ही ट्रेन के माध्यम से वो जबलपुर स्टेशन पर पहुंचता है, तो अपनी पत्नी को फ़ोन करता है कि सुनीता, मैं घर पहुंचने ही वाला हूं, कोई सामान लाना हो तो मुझे बता दो, आते हुए मैं ले आऊंगा। सुनीता बता देती है कि सारा का सारा सामान घर में भरा पड़ा है, आप आते हुए सिर्फ एक पेस्ट और 2 पैकेट बिस्कुट लेते आना, और सामान भरा पड़ा है। कहीं न कहीं इतना बोलकर सुनीता नाम की वो महिला फ़ोन कट कर देती है, और मनीष सीधा अपने घर की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही मनीष नाम का अधेड़ उम्र का वो व्यक्ति घर के नज़दीक पहुंचता है, तो ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें लगाने लगता है कि इस दरवाजे को खोलो। लेकिन 2-3 आवाज़ें लगाने के बाद सुनीता नाम की महिला दरवाज़ा नहीं खोलती। इतने में ही नज़दीक का एक पड़ोसी, जो कि मनीष का खास दोस्त हुआ करता था, जिसका नाम प्रमोद बताया जा रहा है, वो आ टपकता है, और प्रमोद मनीष को बोलता है कि भाई क्यों परेशान हो रहे हो, आओ मेरे घर बैठकर चाय पीते हैं, 2-4 बातें करेंगे, फिर आकर भाभी से मिल लेना, तुम यहाँ तो रोज आते ही हो। कहीं न कहीं वो मनीष प्रमोद के घर चला जाता है, वहाँ बैठकर चाय की चुस्कियाँ लगाने लगता है, और जैसे ही चाय और बातें कर कर वो वापस आता है, तो कहीं न कहीं सुनीता को फिर से ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें लगाने लगता है। लेकिन सुनीता ने दरवाज़ा फिर भी नहीं खोला, तो कहीं न कहीं मनीष और साथ ही साथ उसका दोस्त प्रमोद ये सोचने और समझने पर मजबूर हो गए थे कि हो ना हो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और बिना समय जाया करे मनीष दीवार फांद कर अंदर जाता है। अंदर जाकर जैसे ही वो दरवाजे खोलता है, तो कहीं ना कहीं सुनीता अंदर मौजूद नहीं थी। सुनीता को आवाज़ें लगाते हुए वही मनीष नाम का व्यक्ति ऊपर फ्लोर पर जाता है, और सेकंड फ्लोर पर जैसे ही वो पहुंचता है, तो अंदर का जो नज़ारा था वो देखने लायक था। चारों तरफ दरअसल खून बिखरा पड़ा था, चारों तरफ घर का साजो सामान बिखरा पड़ा था, और उसकी जो धर्मपत्नी थी सुनीता, वो औंधे मुंह गिरी हुई थी, जिसके शरीर पर बहुत बुरी तरीके से खून से लथपथ थी। कहीं न कहीं वो मौके पर ही मौत हो चुकी थी, और उसके सर पर जहाँ तहाँ घाव थे, और जिस हथियार से उसके ऊपर घाव किए गए थे, वो हथियार पास में ही नज़दीक में पड़ा हुआ था। कहीं अफरा तफरी का माहौल था, और देखते ही देखते
लोगों का जमावड़ा लग चुका था। बहुत भारी तादाद में लोग वहां पर देखने के लिए पहुंच चुके थे। आनन फानन में नजदीकी थाने में तहरीर दे दी जाती है और सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष महोदय भारी पुलिस फोर्स के साथ आखिरकार मौके वारदात पर पहुंच जाते हैं और पुलिस जो है अपनी जांच में जुट जाती है और पुलिस कहती है कि क्या तुम्हारा किसी के साथ अनबन थी। वहीं मनीष बोलता है कि साहब जी, मेरी पत्नी सुनीता, मेरा और पारिवारिक लोगों का किसी के साथ भी कोई वैर विरोध और रंजिश नहीं थी। हम तो भला साधारण से आम आदमी ठहरे। मेरी पत्नी तो इतनी ज़्यादा साधारण थी कि भक्ति में लीन रहती थी, आए दिन सत्संग और कार्यक्रमों में जाया करती थी, शिरकत किया करती थी। और जैसे ही सत्संग की बात आती है, पुलिस को भी ये अंदाज़ा अनुमान लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगता कि हो ना हो मामला प्रेम प्रसंग का भी हो सकता है। चूँकि उसकी जो पत्नी थी सुनीता, वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि दूर दूर के इलाके में उसकी इस खूबसूरती के चर्चे हुआ करते थे। कोई भी व्यक्ति उसको देखकर आकर्षित हो सकता था। तो पुलिस जो है जांच के दौरान सबसे पहले तो उसी सुनीता के मोबाइल नंबर की सीडीआर को निकलवाती है और सीडीआर में यानी कॉल डिटेल से ये स्पष्ट हो चुका था कि एक नंबर जिससे उस सुनीता नाम की महिला ने एक दो बार नहीं बल्कि रह रह कर आए दिन न जाने कितनी बार बात की थी। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, आए दिन का ये क्रम हुआ करता था। लंबे लंबे अरसे तक बातें हुआ करती थी। रह रह कर वो मोबाइल नंबर जांच दल के दिमाग में खटकने लगता है, रड़कने लगता है और आखिरकार जांच के मकसद से उस नंबर को तलाश की जाने लगती है। और ये स्पष्ट हो चुका था कि वो नंबर किसी रिंकू पांडे के नाम दर्ज है। जैसे ही रिंकू की तलाश की जाती है तो पता ये चलता है कि रिंकू उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी का रहने वाला है। उसके घर पर जैसे ही पुलिस का जांच दल दबिश देता है तो रिंकू वहां पर नहीं मिलता। बताया तो ये भी जा रहा था कि वो पहले से ही अंदेशा समझकर वहां से फरार हो चुका था। नंबर पर भी कोशिश की जाती है लेकिन नंबर बंद आता है। नंबर को ट्रेसिंग पर लगा दिया जाता है और सर्विलेंस के माध्यम से उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जाता है और हुई लोकेशन पर पुलिस जाकर दबिश दे देती है और उसी रिंकू पांडे नाम के व्यक्ति को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस को ये बिल्कुल स्पष्ट था कि हो ना हो रिंकू जी ही इस पूरे मामले के घटना कहानी का जिम्मेदार है। और पहले प्यार से जब सख्ती से रिंकू से पूछताछ की जाती है तो रह रह कर तमाम तरीके के खुलासे इस पूरी घटना कहानी में रिंकू करता है कि साहब जी, मैं ही पूरी घटना कहानी का मास्टरमाइंड हूँ, मैंने ही इस पूरी घटना कहानी को अंजाम दिया है। और घटना कहानी की शुरुआत दरअसल यूँ होती है कि रिंकू पांडे पेशेवर फोटोग्राफर है और चूंकि सुनीता सत्संग में कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वृंदावन के दौरे पर थी और वृंदावन में ही रिंकू पांडे जैसे ही उस सुनीता को देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसकी खूबसूरती पर इस कदर कायल होता है कि उसका ही होने को दिल करता है। कहीं न कहीं उसके साथ मोहब्बत और प्यार का इजहार करना चाहता था और इसीलिए उसने फ़ोटो साझा करने का बहाना बनाया और कहा कि मैडम, मुझे नंबर दे दीजिए, आपके जो फ़ोटोग्राफ्स हैं मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। और आए दिन, एक दिन नहीं हर दिन उससे वो कॉल पे बातें करने लगा। सुनीता तो साफ मना कर चुकी थी कि मेरा पति है, मेरे पति से मुझे 2 बच्चे भी हैं, भला मैं इस तरीके से तुम्हारे साथ रिश्ता कैसे रख सकती हूँ। लेकिन जो रिंकू पांडे था रह रह कर आए दिन उससे बात करने लगता है और एक दिन तो हद तब हो जाती है जब रिंकू पांडे बिना किसी को इतला दिए, बिना किसी सूचना के अचानक से उसके घर टपक पड़ता है। वहीं पर उनकी आपस में बहस होती है और बहस तक तो बात सही थी, लेकिन देखते ही देखते बात लड़ाई झगड़े तक, हाथापाई तक आ जाती है। और कहीं न कहीं रिंकू पहले तो उसके गले में रस्सी डाल देता है। रस्सी को जोर से जैसे ही खींचता है, सुनीता नाम की वो महिला नीचे गिर जाती है और 1-2 नहीं, 2-4 नहीं, लगातार उसके सर पर डंडे से तब तक वार किया जाता है
जब तक कि सुनीता मौके पर दम ना तोड़ दे। और आखिरकार जो खून है बहुत ज़्यादा मात्रा में बह गया था, शायद इसी वजह से सुनीता ने मौके वारदात पर ही दम तोड़ दिया और कहीं ना कहीं उसके फ़ोन को लेकर के रिंकू पांडे मौके से फरार हो गया। बहरहाल पूरे मामले को दर्ज कर लिया गया था। तमाम संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर तमाम गवाहों और सबूत के दरमियान जो है पूरा मामला अदालत में पेश कर दिया गया है। देश दुनिया में बैठे हुए लोग ये उम्मीद और उपेक्षा कर रहे हैं कि माननीय अदालत सख्त से सख्त सज़ा इस पूरे मामले में सुनाएगी, ताकि ये जो फैसला है, ये जो घटना कहानी है, एक मिसाल बन सके, कहीं ना कहीं लोग इसका संदेश दे सकें। साथ ही साथ देश दुनिया में बैठे हुए लोग एक बात कर रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि यदि सुनीता ने समय रहते हुए कोई समझदारी दिखाई होती तो शायद आज वो इस दुनिया में जिंदा होती। तो साथियों, ये थी आज की हमारी घटना कहानी। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदाई, फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, वंदे मातरम, जय भारत।